जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कंपटीशन लेवल के जो बच्चे तैयारी करते हैं रेलवे और बिहार पुलिस डिफेंस क्षेत्रों में, उन बच्चों के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा देने का प्रयास किए हैं। उसी तरह आज इतिहास के जगत में कुछ इतिहास के बारे में बताएंगे कि इतिहास शुरू कहाँ से हुआ, यानी ऑरिजिन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की शुरुआत, इतिहास की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। इतिहास शब्द का नाम सुनते ही मन में ख्याल आता है कि हो सकता है घटना जो है बहुत दिन पहले घटा हुआ है। हमने अपने तथ्य को आंखों से दृश्य नहीं देखा है, हो रहे घटना जो भी हुए हैं उनको आंख से दृश्य नहीं देखे हैं, बल्कि उससे एक काल्पनिक महसूस किए हैं कि ऐसा घटना घटा होगा। जैसा कि हमने रामायण नहीं देखा है, हमने श्री राम को नहीं देखा है। आस्था और काल्पनिक जुगों से हम उनको जानते हैं और समझते हैं कि राम है और ये रामायण ऐसे हुआ होगा। सेम उसी प्रकार हर सब्जेक्ट का अपना कुछ रूल है जिसके आधार पे सब्जेक्ट को हम लोग समझ पाते हैं। इतिहास के क्षेत्रों में कदम रखते हैं तो पता चलता है कि इतिहास का शुरुआत कहीं ना कहीं हजारों साल पहले हुआ है, और बात भी सत्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास के क्षेत्रों में इतिहास की शुरुआत के बारे में सबसे पहले अगर बताने वाले कोई व्यक्ति थे, विद्वान थे, उनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इतिहास के क्षेत्रों में बहुत सी उपलब्धि प्राप्त किया था। लेकिन आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन इतिहास के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास समय कालखंड के आधार पर समय कालखंड को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है काल को। एक वह घटना जो बीत गया है, एक वह घटना जो चल रहा है, और एक वह घटना जो आने वाला है। यानी 3 प्रकार की काल को खंडित किया गया है। उसी कालखंड के आधार पर इतिहास के क्षेत्रों में आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास के बारे में और इनके स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि कुछ शब्द हम आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं। इसको लिखने का मेरा मूल उद्देश्य और मकसद ये है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक सीक्वेंस तरीका से सेंटेंसेस का प्रयोग किया गया है, जिसको आप आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर और आराम से बैठकर उतार सकते हैं। फिलहाल अभी आप काम समझने का कीजिए, उतारने का काम बाद में कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जब इतिहास को शुरुआत किया गया, कालखंडों के आधार पर इतिहास स्रोत को 3 भाग में बांटा गया। एक था प्राग इतिहास, जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा था आद्य इतिहास, जिसे हम पोस्ट हिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा था ऐतिहासिक, जिसे हम हिस्टोरियन कहते हैं। यानी कालखंडों के आधार पर इतिहास के स्रोत के आधार पर इतिहास प्राचीन को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे पहला खंड जो है प्राग इतिहास है, और दूसरा खंड जो है वह आदि इतिहास है, और तीसरा खंड जो है वह हमारा ऐतिहासिक है। तो 3 वीडियो हम बनाएंगे, 3 वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, और तीनों वीडियो का अपना एक मूल ज्ञान होगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्राग इतिहास के बारे में। जब पूरी जानकारी प्राग इतिहास को हम दे देंगे
और देने मतलब आप तक प्राग इतिहास की टोटल जानकारी आपको प्राप्त जब हो जाएगा, तब हम चलेंगे आधे इतिहास में और उसके बाद चलेंगे ऐतिहासिक में। यानी इस इतिहास की परिचय की 3 वीडियो बनेगा, जिसमें से पहले वीडियो आज हम लोग प्राग इतिहास प्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समझिए, ये जो प्राग इतिहास है जिसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, इसको पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल, यानी कि प्राग इतिहास को हम लोग पाषाण काल कहते हैं, पाषाण काल। और पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का इतिहास, यानी कि इस काल में जो वस्तु प्रमुख था वह पत्थर था और पत्थर से ही वस्तु का निर्माण कराया जाता था, पत्थर से ही हर वस्तु का बनाया जाता था। इस इतिहास काल में कोई साक्ष्य के रूप में लिखित नहीं मिला था, मतलब कि कोई लिखित प्रमाणिक इसमें नहीं मिला था, किसी वस्तु पर कोई लिखावट नहीं था, क्योंकि इस काल के अंतर्गत जितने लोग थे उनको लिखने आता ही नहीं था। समझ में आ गया? लिखने नहीं आता था, तो साक्ष्य के रूप में एक भी लिखावट की वस्तु नहीं मिली थी। जिस काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं, और पाषाण काल में प्रमुख वस्तु जो था वह पत्थर से बना वस्तु था। प्राग इतिहास काल को पाषाण काल कहते हैं क्योंकि इतिहास कालखंड के आधार पे यहाँ से पुरातात्विक वस्तु प्राप्त हुआ था। ये पुरातात्विक वस्तु का मतलब क्या होता है समझिए। पुरातात्विक का मतलब होता है ठीक जमाना साल पहले मानव का उद्घोषणा हुआ था, मानव का विकास इस धरती पे हुआ था और मानव ने अपने जीवन को यापन करने के लिए कुछ वस्तु बनाया था, जिस वस्तु पे कोई लिखित तो कार्यशैली नहीं हुआ था। बिना लिखित कार्यशैली की वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो वस्तु को हम लोग प्राप्त करते हैं उसको ऐतिहासिक भाषा के अंतर्गत पुरातात्विक वस्तु के नाम से जानते हैं। तो इस पाषाण काल प्राग इतिहास के अंतर्गत जो पाषाण काल था उसमें पुरातात्विक वस्तु मिला और पुरातात्विक वस्तु में किसी प्रकार का लिखावट नहीं था, किसी प्रकार की लिखावट का साक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था। ये तो हो गया इनका पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 को अब ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट 2 में बता रहा है कि इस प्राग इतिहास के बारे में और पाषाण काल के बारे में जो नॉलेज देने का कार्य किए, जो ज्ञान की सागर में डुबकी लगाए और पूरी निचोड़ कर ज्ञान इस पाषाण काल से बाहर लाए, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने बहुत अच्छा वर्क किया था अपने इस पाषाण कालों में और पाषाण काल में बहुत से साक्ष्य को प्राप्त किया था जो बिना लिखा हुआ वस्तु था। 1820 में जंक्शन एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस पाषाण काल को भागों में विभक्त कर दिया, यानी अध्ययन के आधार पर स्रोत काल खंडों के नियमानुसार इस पाषाण काल को 1820 ईस्वी में विभक्त कर दिया कि एक पीढ़ी पत्थर का चला और दूसरा पीढ़ी जो था लोहा का चला और तीसरा पीढ़ी जो था वो धातु से बने किसी वस्तु से चला। तो उसी को देखते हुए 1820 में जंक्शन ने पाषाण काल को कालखंडों में बांटा और उसका नाम कांस्य युग और लौह युग का। कांस्य युग का मतलब होता है कांसा से चलने वाला युग, यानी कांस्य युग में जो पाषाण काल के अंतर्गत 3 काल था, एक साक्ष्य पत्थर मिला जिस पे लिखावट नहीं था, दूसरा साक्ष्य जो था वह कांस्य युग था, यानी कांसा से बने वस्तु था,
और तीसरा जो था लौह युग, यानी लोहा का काल, लोहा से बने वस्तु का उस समय लोग प्रयोग कर लेते थे। तो उसी को इस जॉक्सन ने पाषाण काल को बांटकर और इसके बारे में समझाने का कार्य प्रणाली को संपन्न किया। ये जो आदि इतिहास है बड़ी ही कमाल का है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। एक प्राग इतिहास में लिखावट की वस्तु नहीं मिली थी, लेकिन आदि इतिहास में लिखावट की वस्तु मिली थी। यानी इसमें लोग को लिखने तो आया लेकिन पढ़ने नहीं आया। माइंड विकसित उतना नहीं था, लिख सके थे लेकिन पढ़ नहीं सके थे। इसमें देखिएगा प्राग इतिहास में न लिख रहे थे और न पढ़ पा रहे थे। इस आदि इतिहास में लिख रहे थे पर पढ़ नहीं पा रहे थे। और ऐतिहासिक के क्षेत्रों में लिखना और पढ़ना दोनों कार्य को संपन्न किया गया। यानी लिखने का भी कार्य संपन्न कर लिए थे और पढ़ने का भी कार्य संपन्न किए थे, जिसमें हम लोग आते हैं। तो ये तीन इतिहास है। उस इतिहास की सबसे आखिरी इतिहास पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्विक का जन्म सबसे पहले भारत में, जब भारत की खोज शुरू हुआ था, जब भारत के बारे में बताना शुरू हुआ था, तो भारत से अवशेष जो प्राप्त हुए थे उस अवशेष का नाम था हड़प्पा। और हड़प्पा से कुछ वस्तु मिले, उस वस्तु को लौह युग कहा गया था। यानी कि वहां से लौह युग, लोहा से बने वस्तु था। और भारतीय पुरातत्विक भारत में जो वस्तु प्राप्त किए गए थे वह वस्तु पुरातत्विक कहलाता है। तो इसलिए भारतीय पुरातत्विक का जन्म अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पाषाण काल को भी तीन काल में विभाजित किया गया था। अब ये पाषाण काल की ये तो हो गया परिभाषा, थोड़ी नोट्स। अब हम बात करते हैं, अब इस प्राग इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल आता है। और पाषाण काल को मुख्यतः तीन भागों में खंडित किया गया था। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो इस तीनों को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इस पूरा पाषाण काल के अंतर्गत कौन से वस्तु थे और इस समय के जो लोग थे वह विकसित कैसे कर पाए थे, अपने आप को इस धरती पे कैसे बृहद समय तक गुजार पाए थे, उसके बारे में हम समझने का चेष्टा करेंगे और पूरा पाषाण काल को समझ लेंगे।